अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 9 है मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन का। तो इसमें हम कुछ चीज़ों के अलावा एलटीई भी डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स डिस्कस की थी। तो आज कुछ हम एरर डिटेक्शन की कुछ चीज़ें देखेंगे और फिर एलटीई की बेसिक्स देखेंगे और उसके बाद फिर हम एलटीई में जो मॉड्यूलेशन इस्तेमाल होती है ओएफडीएम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम देखते हैं कि एलटीई में क्या क्या होता है। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम एरर कोडिंग को देख लेते हैं कि एरर कोडिंग क्या होती है। द ट्रांसमिशन प्रोसेस में इंट्रोड्यूस एरर्स इनटू अ मैसेज, क्योंकि हमने चैनल से अपना जो ट्रांसमिशन है वो करनी होती है, तो चैनल के एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो एरर्स इंड्यूस हो सकते हैं हमारे मैसेज में। तो अब चूँकि बिट्स हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बिट्स में होती है आम तौर पर, तो हो सकता है वैसे जब हम चैनल में अपनी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं तो वेव फॉर्म्स की फॉर्म में होती है। रिसीवर साइड पर जब हम वेव फॉर्म्स उसको बिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो सकता है कि जब डिटेक्शन में हम ये डिसाइड कर रहे हों कि ये बिट 0 थी या 1 थी, तो हमसे एरर हो जाए। ये हो सकता है कि सिंगल बिट में एरर हो, ये हो सकता है मल्टीपल बिट्स में एरर हो, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि ऐसी मल्टीपल बिट्स में एरर हो जो कंसेक्यूटिव हो, साथ साथ जो बिट्स हों उनमें कई बिट्स में एरर हो जाए। तो जो स्पार्सली यानी कि एक एक बिट में एरर होता है उसको सिंगल बिट एरर कहते हैं, और जो इकट्ठी काफ़ी ज़्यादा कंसेक्यूटिव बिट्स में एरर होता है उसको हम बर्स्ट एरर्स कहते हैं। तो जो सिंगल बिट एरर है वो डिटेक्ट करना भी आसान है और करेक्ट करना भी आसान है, जबकि बर्स्टी जो एरर्स हैं वो चैलेंजिंग हैं। डिटेक्शन क्या है जी? चेक्स द इंटेग्रिटी ऑफ द मैसेज, वैलिड और इनवैलिड, रिक्वायर्स अ फ्यू एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट्स। डिटेक्शन में क्या होता है जी कि डिटेक्शन एक प्रोसेस के थ्रू हम ये फाइंड कर सकते हैं, डिटेक्शन प्रोसेस के थ्रू, कि क्या जो हमें डेटा मिला है वो ठीक है कि नहीं, क्या उसमें कोई एरर तो नहीं है, और ये कुछ एक्स्ट्रा बिट्स लगा के भेजा जा सकता है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, आपने पैरिटी बिट का नाम सुना होगा। पैरिटी बिट ये होती है कि हमारे पास गिवन मैसेज है इन टर्म्स ऑफ बिट्स, हम उसके आखिर में इस तरह से 1 या 0 लगा देते हैं कि अगर इवन पैरिटी है तो इस तरह से 1 लगाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन हो जाएं। अगर पहले से ही इवन है तो 0 लगा देंगे, और अगर पहले से ऑड है तो हम 1 लगा देंगे। पहले से ऑड है तो 1 लगा देंगे, इवन बना देंगे। इस तरह से हम सेंड कर देंगे रिसीवर साइड पर। हमें अगर नंबर ऑफ़ वंस जो है वो ऑड मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी कोई ना कोई बिट ख़राब है, क्योंकि हमने तो इवन वंस भेजे थे, रिसीवर साइड पर ऑड रिसीव हो रहे हैं, तो इसका मतलब है किसी ना किसी एक बिट में मसला है। तो डिटेक्शन जो है वो रिडंडेंट बिट्स लगाकर किया जा सकता है। फिर डिटेक्शन से थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोसेस जो है वो करेक्शन का है। करेक्शन के दो प्रोसेसेस हैं, जैसे ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ARQs। अगर हमारे पास एरर डिटेक्ट हो जाता है तो हम इसे खुद करेक्ट करने के बजाय क्या करते हैं, ट्रांसमीटर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि वो ट्रांसमिशन दोबारा कर दे। ट्रांसमीटर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि वो ट्रांसमिशन दोबारा कर दे, फिर वो ट्रांसमिशन दोबारा करती है ट्रांसमीटर, तो फिर रिसीवर साइड पर हम दोबारा उसकी डिटेक्शन करते हैं क्या इस दफ़ा चीज़ रिसीव हुई है वो ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो वेल एंड गुड, नहीं ठीक तो दोबारा उससे कहते हैं कि इंफॉर्मेशन सेंड करें। ये तो हो गया ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। दूसरा है फॉरवर्ड एरर करेक्शन। तो इसके लिए फॉरवर्ड एरर करेक्शन के लिए ट्रांसमीटर साइड पर हमें जो मैसेज बिट्स है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट्स भी भेजनी पड़ती हैं, तो वो उन रिडंडेंट बिट्स को इस्तेमाल करते हुए आपके एरर को खुद ब खुद यानी कि डिटेक्ट होने के बाद खुद ब खुद करेक्ट कर देगी। इसे कहते हैं फॉरवर्ड एरर करेक्शन। जो LTE में फॉरवर्ड एरर करेक्शन भी इस्तेमाल होती है, और ARQ या आर्क भी इस्तेमाल होती है, लेकिन हाइब्रिड आर्क इस्तेमाल होती है। वो जब हम स्टडी करेंगे तो उस वक्त देख लेंगे। अभी हम पैरिटी की बात कर रहे थे। 1 बिट एरर डिटेक्शन विद पैरिटी, एड एन एक्स्ट्रा बिट टू अ कोड टू इंश्योर एन इवन और ऑड नंबर ऑफ वंस।
कि अगर हमारे पास गिवन बिट्स हैं तो हम उसके अंदर क्या करें, ऐसे वन लगा दें कि टोटल नंबर ऑफ वंस इवन बन जाए। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास रिसीवर साइड पर जो है वो ऑड मिलेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे रिसीव्ड इंफॉर्मेशन में कोई ना कोई मसला है। ठीक है जी, देखिए हमने इवन पैरिटी सेंड की थी, ये हमारा इसके अंदर इवन पैरिटी सेंड की थी, तो यहाँ पर जो है वो जिस जिस जगह इवन मिल रहा है वहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ ऑड वंस मिल रहे हैं, ऑड वन मिल रहा है, ऑड वन मिल रहा है, ऑड वंस मिल रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि इन बिट्स में मसला है। ठीक है जी, तो वन बिट करेक्शन कैसे होती है? वन बिट करेक्शन वोटिंग के ज़रिए होती है कि एवरी कोड वर्ड इज़ ट्रांसमिटेड एन टाइम्स, फिर वोटिंग होती है जिसमें जिसकी तरफ ज़्यादा वोट हो जाए उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जी, तो हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है? हैमिंग डिस्टेंस एक्चुअली ये जो जितनी भी नंबर ऑफ डेटा है हमारे पास, लेट से दो वर्ड्स हैं हमारे पास, एक 10110 है और एक 11010 है, तो जितनी पोजीशंस पर ये इनके वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी उतना ही हैमिंग डिस्टेंस होगा। मिसाल के तौर पर ये इस पोजीशन को देखें, 1 और 1 सेम है तो ये हैमिंग डिस्टेंस 0 होगा। ठीक है, इसमें डिफरेंट है, हैमिंग डिस्टेंस 1, हैमिंग डिस्टेंस 1, 0 और 0। ठीक है, तो यानी कि हैमिंग डिस्टेंस 1 प्लस हैमिंग डिस्टेंस 1, तो टोटल इन दोनों वर्ड्स के दरमियान हैमिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2, यानी कि नंबर ऑफ बिट पोजीशन इन विच 2 बिट सीक्वेंसेस आर डिफरेंट। तो बिट सीक्वेंस जहाँ 2 बिट सीक्वेंसेस डिफरेंट हो जाएंगी वहाँ यानी कि जितनी जगहों पे चेंज होंगी उतना हैमिंग डिस्टेंस होगा। यहाँ देखिए 2 पोजीशंस पर चेंज हो रही हैं, वैल्यू चेंज है, तो ये 2 हैमिंग डिस्टेंस हो जाएगा। एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी, इफ वैलिड वर्ड्स ऑफ कोड हैव मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ऑफ डी देन d-1 बिट एरर्स कैन बी डिटेक्टेड। मिसाल के तौर पर यहाँ हैमिंग डिस्टेंस 2 है, तो इसका मतलब है कि हम 1 बिट में अगर एरर होगा तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर 1 से ज़्यादा बिट में एरर हो जाएगा तो हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमने इवन पैरिटी की बात की थी कि इवन पैरिटी में अगर एक बिट चेंज हो जाएगी तो वो ऑड हो जाएगी ना, तो हम उसे कहेंगे कि एरर हो गया है, लेकिन हो सकता है एक की बजाय 2 ख़राब हो जाए, तो रहेगी तो वो इवन ही, लेकिन वो ठीक सीक्वेंस नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इवन और ऑड पैरिटी से हम सिर्फ एक बिट को डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी अगर हैमिंग डिस्टेंस 2 है तो एक बिट के एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी, इफ़ वैलिड वर्ड्स ऑफ कोड हैव मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ऑफ डी then d-1/2 बिट एरर्स कैन बी करेक्टेड। यानी कि अगर d डिस्टेंस है तो d-1/2 बिट एरर्स को हम करेक्ट कर सकते हैं। जी, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड्स, तो ये कोड जो है इनकी अच्छी जो है वो डिटेक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं। इट कैन कैच मैनी एरर कॉम्बिनेशंस विद अ स्मॉल नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स। काफ़ी ज़्यादा एरर कॉम्बिनेशन को डिटेक्ट कर लेती हैं थोड़ी सी रिडंडेंट बिट्स से। बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स, ये पोलिनोमियल की डिवीजन्स जो है उस पर बेस करती हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। एरर्स कैन बी व्यूड एज एडिंग टर्म्स टू पोलिनोमियल, शुड बी अनलाइकली दैट द डिवीजन विल स्टिल वर्क। अभी हम थोड़ी देर में नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि ये CRC काम कैसे करता है। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड वेरी एफिशिएंटली इन हार्डवेयर, क्योंकि ये सिर्फ डिवीजन है तो इसको हम आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल ये है जी, CRC32 इंटरनेट में इस्तेमाल होता है, CRC8, CRC10, CRC32 ATM में इस्तेमाल होती है, ATM में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी,
तो ये जो ये हैं क्या, ये भी हम आगे जाके देखते हैं। जी गोल क्या है जी, मैक्सिमाइज प्रोटेक्शन। ज़ाहिर है एरर को डिटेक्ट करने का और करेक्ट करने का मकसद ये है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्ट हो सके, और यानी कि कम से कम एक्स्ट्रा बिट लगाकर हमें हमारा डेटा सिक्योरली रिसीव होना चाहिए। तो आइडिया क्या है जी, ऐड के बिट्स ऑफ रिटर्न डेटा टू एन बिट मैसेज। अगर एन बिट हमारा मैसेज है उसमें के बिट्स हम एडिशनल बिट्स ऐड कर देंगे। एन बिट मैसेज इज़ रिप्रेजेंटेड एज एन डिग्री पोलिनोमियल। फिर उसको एक एन डिग्री पोलिनोमियल, यानी कि अगर 2 डिग्री पोलिनोमियल है तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, 3 डिग्री पोलिनोमियल है तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे। तो एन डिग्री पोलिनोमियल से रिप्रेजेंट कर देंगे एन डिग्री पोलिनोमियल विद ईच बिट इन मैसेज बीइंग करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट इन द पोलिनोमियल, और जो हर बिट होगी उसको उस पोलिनोमियल का कोएफिशिएंट बना देंगे। जैसे अगर आपके पास मैसेज ये है 100111010, तो ये पोलिनोमियल बनेगी। पोलिनोमियल कितने डिग्री की बनेगी? 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 डिग्री की पोलिनोमियल बनेगी। तो बाकी इसके कोएफिशिएंट्स उनके साथ आ जाएंगे। जैसे 7 डिग्री पोलिनोमियल है तो 1x7 प्लस 0x6 प्लस 0x5 प्लस 1x4 प्लस 1x3 प्लस 0x2 प्लस 1x1 और प्लस 0। ठीक है, ठीक है जी। तो क्या बचेगा? x7 बच गया और x4 बच गया, x3 बच गया और x बच गया। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है। किसकी पोलिनोमियल? सीआरसी वाली पोलिनोमियल, इस मैसेज की। जी ये प्रोसेस है जी कि सेलेक्ट अ जनरेटर पोलिनोमियल सी एक्स डिग्री के। हम एक पोलिनोमियल सेलेक्ट करेंगे सी एक्स विद डिग्री के। अगर के 3 है तो क्या होगी? एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 1, डिग्री 4 होगी तो x4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स 1। ठीक है जी। ट्रांसमिट अ पोलिनोमियल पी एक्स दैट इज इवनली डिविजिबल बाय सी एक्स, यानी फिर हम एक पोलिनोम जो ट्रांसमिट करेंगे वो ऐसी पोलिनोमियल होगी जो इस सी एक्स पर पूरी पूरी जो है वो इवनली डिविजिबल हो। ठीक है, तो फिर एरर कौन कौन से डिटेक्ट कर सकते हैं? ऑल सिंगल बिट एरर्स इफ एक्स के एंड एक्स ज़ीरो, यानी कि कॉन्स्टेंट वाला कोएफिशिएंट, हैव नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट्स। ऑल डबल बिट एरर्स, ये सिंगल बिट एरर्स, ये डबल बिट एरर्स करेक्ट कर डिटेक्ट कर सकते हैं इफ़ सी एक्स हैज़ एटलीस्ट 3 टर्म्स। जैसे ये 3 टर्म्स है तो इसमें हम 2 बिट्स जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑल ऑड बिट एरर्स इफ़ सी एक्स कंटेन्स द फैक्टर एक्स प्लस 1। अगर हम किसी तरह से इसको फैक्टराइजेशन कर दें और ये इसके अंदर एक्स प्लस 1 फैक्टर हो तो हम सारे के सारे ऑड बिट एरर्स जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एनी बर्स्ट ऑफ लेंथ लेस दैन एक्स, यानी कि इकट्ठी बिट्स काफ़ी ज़्यादा लेस देन के डिटेक्ट कर सकते हैं अगर सी एक्स में एक कांस्टेंट टर्म भी हो। जैसे ये कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब है कि हम इसमें बिट बर्स्ट एरर 2 तक डिटेक्ट कर सकते हैं, और मोस्ट बर्स्ट एरर्स ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू के, और काफ़ी ज़्यादा बर्स्ट एरर्स ग्रेटर देन के भी डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टेप्स यही हैं जी। पहले हम ट्रांसमीटर साइड पर स्टेप्स देखेंगे, फिर रिसीवर साइड पर देखेंगे। ट्रांसमीटर साइड पर स्टेप्स क्या हैं जी? आपने टी एक्स बनाना है, मैसेज सिग्नल को डिवाइड करना है एक्स के से, और फिर रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर फ्रॉम टी एक्स डिवाइडेड बाय सी एक्स। फिर उसकी पोलिनोमियल बनानी है। पोलिनोमियल कैसे बनानी है? टी एक्स माइनस आर एक्स। एक टी एक्स है, मैसेज सिग्नल को डिवाइड करना है एक्स के से, तो टी एक्स बनेगी। आर एक्स क्या है? उस टी एक्स को सी एक्स से डिवाइड करेंगे तो आर एक्स आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास पोलिनोमियल आ जाएगी पी एक्स। ठीक है, एम एक्स तो आमतौर पर ये होगी क्या? एम एक्स फॉलोड बाय आर एक्स। अभी हम देखते हैं। जैसे ये देखें एग्जाम्पल क्या है? 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7, तो x7 प्लस 0 x7 7 6 5 4 x4 x3 2
और x1, यानी कि 7 4 3 और 1, 7 4 3 1, ये हमारी mx हो गई। cx गिवन क्या है? cx गिवन है 1101, यानी कि 0 1 2 3 3 2 और 0, 3 2 और 0। और टी एक्स क्या निकलेगा? टी एक्स देखें, टी एक्स आमतौर पर हम क्या करते हैं, एम एक्स डिवाइड बाई एक्स के, यानी कि इस एम एक्स को डिवाइड करते हैं किससे? एक्स के से। एक्स के का क्या मतलब है? यहाँ पर क्या होगा? एक्स सेवन से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टिंग टी एक्स हमारे पास होगी 1001 101 टेट्रा 0। और आर एक्स क्या है? अगर इस टी एक्स को डिवाइड करेंगे सी एक्स से तो आर एक्स आएगा, और फिर पी टी एक्स माइनस आर एक्स लगाएंगे तो पी एक्स आ जाएगा। अगर हम गौर करें तो देखें कि पी एक्स असल में एम एक्स ही है। ये देखें, पी एक्स असल में एम एक्स है, 1001 1001 1010 1010, और साथ में क्या आ गया है? आर एक्स 101, यानी कि ये एम एक्स साथ में आर एक्स, एम एक्स फॉलोड बाय आर एक्स। रिसीवर साइड पे क्या करेंगे? जो ट्रांसमिटेड पोलिनोमियल है उसको ई एक्स के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, ई एक्स एरर्स है, अगर ई एक्स ज़ीरो है इसका मतलब है एरर नहीं है, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे सी एक्स से। ठीक है, सी एक्स से डिवाइड किया तो अगर तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब है कि एरर नहीं है। ठीक है, और अगर एग्जैक्टली डिविजिबल सी एक्स है इसका मतलब है एरर डिटेक्ट नहीं होंगे। अगर रिजल्ट ज़ीरो नहीं आता है इसका मतलब है कि एरर है, कहीं ना कहीं डिटेक्ट हो गया है। ऐसे एग्जांपल देखें, ये ट्रांसमीटर साइड पे है। ट्रांसमीटर साइड पे क्या है जी? आपने एम एक्स लिया और सी एक्स, वही x4 x7 x3 x है, ये मैसेज सिग्नल, और ये जनरेटर सिग्नल सी एक्स 1 1 0 और 1 डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 0 0 1, और फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएगी, फिर आ जाएगा 1 0 0, और फिर ऊपर से 0 उतर आएगा, फिर 1 1 0 1, ये क्या आ जाएगा? 1 0 1 और ऊपर से 1 उतर आएगा। ठीक है जी, तो फिर 1 1 0 1, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ऊपर से 0 उतर आएगा, 1 1 0 1, फिर ये दोनों 0 हैं, ये भी 0 है, ये 1 है, बाकी तीनों 0 उतर आएंगे, 0 0 0, और फिर 1 1 0 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचा? 1 0 1। ठीक है, ये क्या बचा? रिमाइंडर। तो हमने क्या किया? इस रिमाइंडर को कहाँ लगा दिया? इस मैसेज सिग्नल के आगे, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0, और उसके आगे क्या लगा दिया? रिमाइंडर 1 0 1। ये हमने ट्रांसमिट कर दिया। अब रिसीवर साइड पे क्या करेंगे? इस जो ट्रांसमिटेड मैसेज है उसको जनरेटर से दोबारा डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये ट्रांसमिटेड मैसेज था, इसको दोबारा हमने सी एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगेन जिस तरह से पिछले स्लाइड में डिवाइड किया है वैसे ही डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। रिमाइंडर ज़ीरो का मतलब यह है कि सी आर सी इस मैसेज ने पास कर लिया है, इसमें कोई एरर नहीं है। अच्छा, अभी ये तो मैसेज रिसीव हुआ ना, ये जो हमने ट्रांसमिट था वही रिसीव हो गया। अगर कोई डिफरेंट मैसेज रिसीव होता, यानी कि ये वाला मैसेज रिसीव होता, तो यहाँ हम इसको अगेन सी एक्स से डिवाइड करते, तो अगेन उसी तरह से डिवाइड करेंगे। ये 1 हो गया, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, फिर है ये 1 है, ये 0 1 1 डिवाइड करेंगे। अब रिमाइंडर बच गया 0 1 0 1। तो इसका मतलब ये है कि ये इसने CRC टेस्ट पास नहीं किया, बिट रिसीव्ड बिट्स में मसला है। ठीक है, तो इसका मतलब है CRC से हम फाइंड कर सकते हैं, बिट फाइंड कर सकते हैं कि रिसीव बिट्स में एरर था कि नहीं था। ये मुख्तलिफ CRCs हैं
जैसे CRC 8 कहते हैं, इसकी मैक्सिमम डिग्री 8 है। CRC 10 मैक्सिमम डिग्री 10 है। CRC 12 16, CRC CCITT 16, CRC 32 32। ठीक है, ये मुख्तलिफ CRCs हैं जो इस्तेमाल होती हैं। जी, तो अब हम चलते हैं LTE की तरफ, लॉन्ग टाइम एवोल्यूशन। तो लॉन्ग टाइम एवोल्यूशन क्या है जी? एवोल्यूशन ऑफ 3GPP रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी। तो ये 3GPP ने एक्चुअली LTE निकाला है। ठीक है, जो इससे पहले जो WiMAX था वो किसने निकाला था? वो IEEE ने निकाला था WiMAX, जो कि कामयाब नहीं हो सका। क्यों कामयाब नहीं हो सका? हालांकि उसकी सारी चीज़ें LTE की तरह की थी, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर ना होने की वजह से, पहले से मौजूद ना होने की वजह से वो WiMAX चल नहीं सका। चूँकि 3GPP ने अपने पहले से एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया है, तो इसलिए ये सर्वाइव कर गया। SAE सिस्टम आर्किटेक्चर एवोल्यूशन ऑफ 3GPP कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजी, यानी कि जो पहले NSS था उसको एवोल्यूशन करके सिस्टम आर्किटेक्चर एवोल्यूशन किया हुआ है। इवॉल्व पैकेट कोर, अब इसमें हमारी जो LTE है उसका बुनियादी गोल ये था कि अपनी तमाम ट्रैफिक को हम डेटा ट्रैफिक बना दें, चाहे वो वॉइस है चाहे डेटा है, जो भी है उसको हम डेटा ट्रैफिक बना देंगे, IP ट्रैफिक बनाएंगे। Evolved packet system, evolution of the complete 3GPP UMTS radio access packet core and integration into legacy 3GPP non 3GPP networks। ठीक है, हाँ जी। LTE focuses on enhancement of UTRA या यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ यूट्रान, इनके यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है जी? नीड फॉर पैकेट स्विच्ड ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम। हमने जो GSM था पहले, इससे वो सर्किट स्विच्ड भी था, पैकेट स्विच्ड भी था। सर्किट स्विच्ड वॉइस ट्रैफिक के लिए था और पैकेट स्विच डेटा ट्रैफिक के लिए था। अब हमारी मोटिवेशन क्या है 3GPP LTE में? कि सारी की सारी जो ट्रैफिक है वो पैकेट स्विच्ड ट्रैफिक है। इवॉल्व UMTS टुवर्ड्स द पैकेट ओनली सिस्टम, यानी कि पैकेट ओनली सिस्टम की तरफ एवोल्यूशन है। नीड फॉर हायर डेटा रेट, जो हायर डेटा रेट जो है आपको पता है GSM वगैरह में कम था, तो हायर डेटा रेट अचीव करने के लिए ये LTE हम सामने लेके आए। इट कैन बी अचीव्ड विद हाई स्पीड डेटा पैकेट एक्सेस, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस और न्यू एयर इंटरफेस। नीड फॉर द हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतर हो, ऐसा LTE हो कि ऐसा सिस्टम हो कि सर्विसेज बेहतर हो। नीड फॉर चीपर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंप्लीफाई आर्किटेक्चर, रिड्यूस नंबर ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स, मोस्ट डेटा यूजर्स आर लेस मोबाइल, यानी कि आर्किटेक्चर को सिंपलर रखें और नेटवर्क एलिमेंट्स को कम करके ऑप्टिमाइजेशन की जा सकती है, उसे चीपर बनाया जा सकता है। जी, LTE किसी भी नेटवर्क के LTE होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे पीक डेटा रेट, इंस्टेंटेनियस डाउनलिंक पीक डेटा रेट ऑफ 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड विद 20 मेगाहर्ट्ज़। अगर 20 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ है तो उसके लिए जो पीक डेटा रेट है वो 100 Mbps होना चाहिए। और अगर यानी कि फिर इसका मतलब क्या है कि डाउनलिंक स्पेक्ट्रम एलोकेशन जो है वो 5 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज़ है, यानी कि इसको हम डिवाइड कर देंगे 20 से, तो 5 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज़ एक एफिशिएंसी है। इंस्टेंटेनियस अपलिंक डेटा रेट टू 50 मेगाबिट्स पर सेकंड, डाउनलिंक के लिए 100, अपलिंक के लिए 50, 20 मेगाहर्ट्ज़ अगर हमारे पास बैंडविड्थ है तो 2.5 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज़ इसकी एफिशिएंसी है। कंट्रोल विद ट्रांजिशन टाइम ऑफ लेस दैन 100 मिलीसेकंड फ्रॉम कैम्प्ड स्टेट टू एन एक्टिव स्टेट। ये कैम्प स्टेट आइडल स्टेट को कहते हैं। तो
ट्रांजिशन टाइम ऑफ लेस दैन 100 मिली सेकेंड से कम टाइम लगे फ्रॉम कैम्प स्टेट, यानी कि वो हो तो सही, मौजूद तो हो नेटवर्क पे लेकिन आइडल मोड में हो, टू एन एक्टिव स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन टाइम ऑफ लेस दैन 50 मिली सेकेंड बिटवीन अ डॉर्मेंट स्टेट एंड एन एक्टिव स्टेट। तो 50 मिली सेकेंड चाहिए डॉर्मेंट स्टेट से, लेकिन टेम्परेली ऑफ स्टेट से एक्टिव स्टेट में जाने के लिए। तो कंट्रोल प्लेन कैपेसिटी एटलीस्ट 200 एक्टिव यूजर्स पर सेल शुड बी सपोर्टेड विद 5 मेगाहर्ट्ज। तो अगर 5 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ है तो 200 एक्टिव यूजर्स एक सेल के अंदर सपोर्ट होने चाहिए और QoS मीट करना चाहिए। लेस दैन 5 मिली सेकेंड इन अनलोड कंडीशन, क्योंकि यूज़र प्लेन लेटेंसी जो है, लेटेंसी कहते हैं आमतौर पर डिले को, ठीक है, तो यानी कि डिले की प्रॉपर्टीज़ को लेटेंसी कहते हैं। तो लेस दैन 5 मिली सेकेंड इन अनलोड कंडीशंस। मोबिलिटी, EUTRAN is optimized for low mobile speed from 0 to 15 किलोमीटर पर आवर। तो यूट्रान जो है वो 0 to 15 किलोमीटर पर आवर के लिए है। हायर मोबाइल स्पीड बिटवीन 15 to 120 किलोमीटर पर आवर शुड बी सपोर्टेड विद हाई परफॉर्मेंस। इनके LTE जो है वो 15 से 120 किलोमीटर पर आवर के अंदर अगर मोबाइल यूज़र मूव कर रहा है तो उसको अच्छी परफॉर्मेंस LTE को देनी चाहिए। मोबिलिटी अक्रॉस सेलुलर नेटवर्क्स शैल बी मेंटेन्ड एट स्पीड फ्रॉम 120 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर हमारी मोबिलिटी 120 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक है तो चाहे क्वालिटी इतनी अच्छी ना आए लेकिन कनेक्शन रहे, मोबिलिटी मेंटेन रहे 120 किलोमीटर पर आवर से 350 किलोमीटर पर आवर तक। Coverage, throughput, spectrum efficiency and mobility targets should be met up to 5 kilometer cells and with a slight degradation up to 30 kilometer cells। देखिए 5 किलोमीटर का सेल हो तो ये तमाम जो थ्रूपुट की और स्पेक्ट्रम की और एफिशिएंसी की और मोबिलिटी की ये कंडीशंस रखी हैं पहले डिफाइन, अभी पिछली स्लाइड में देख के आए हैं, तो वो सारी की सारी मीट करनी चाहिए अगर आपका सेल 5 किलोमीटर का भी है। तो इससे थोड़ी सी कम हो सकती है अगर सेल जो है वो 30 किलोमीटर का हो गया। स्पेक्ट्रम फ्लेक्सिबिलिटी, पहले जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा था GSM वगैरह का, उसका ये था कि हमारी बैंडविड्थ फिक्स्ड थी यानी कि GSM के लिए, जबकि जो LTE है वो उसकी बैंडविड्थ फिक्स्ड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंट्री में अगर कोई न्यू कंपनी LTE स्टार्ट करना चाहती है मिसाल के तौर पे, तो अगर उसे 20 मेगाहर्ट्ज़ मिल गई है बैंडविड्थ तो कहेगा वाह जी वाह बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिली 15 मेगाहर्ट्ज़ मिल गई है तब भी LTE अपनी पूरी खसूसियात के साथ वो वहाँ पे चल जाएगा। थोड़ा सा डेटा रेट में फ़र्क आ जाएगा लेकिन चल जाएगा। अगर 10 भी नहीं मिलती, 5 मेगाहर्ट्ज़ मिल जाती तब भी चल जाएगा, 2.5 मिलती है तब भी चल जाएगा, 1.25 मिलती है तब भी चल जाएगा। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा फ़र्क होगा उसकी डिग्रेडेशन ज़्यादा आ जाएगी थोड़ी सी, लेकिन चलेगा। कोएग्जिस्टेंस एंड इंटरवर्किंग विद GBP 3GBP रैट, इनके पुरानी जो एडेड एक्सेस टेक्नोलॉजी है उसके साथ कंपैटिबल होगा। जी पीक डेटा रेट का टेबल हमने बनाया हुआ है। डाउनलिंक केस में 2x2 माइमो का मतलब है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। 2x2 का मतलब ये है कि 2 एंटेनाज ट्रांसमिट साइड पर हैं, 2 एंटेनाज रिसीवर साइड पे हैं, 2x2। तो जो पीक डेटा रेट है वो 172.8 मेगाबिट्स पर सेकेंड आना चाहिए, और इसी तरह से 4x4 माइमो के केस में 326.4 आना चाहिए। ये तो अंडरस्टूड था कि 2x2 से जो डेटा रेट है 4x4 में ज़्यादा ही होगा। अपलिंक में 16 कॉम और 64 कॉम, तो 16 कॉम की 57.6 और 64 कॉम की 86.4। तो 14% ऑफ द सिग्नल इज द रेफरेंस ओवरहेड, यानी कि टोटल बैंडविड्थ में से 14% जो है वो रेफरेंस सिग्नल के तौर पर चले जाते हैं, 10% जो है वो कॉमन चैनल के लोड में निकल जाते हैं, 7%
वेव फॉर्म ओवरहेड, देखिए साइक्लिक प्रीफिक्स जो हम ऐड करते हैं, अभी जाके जाके अगले लेक्चर में देखेंगे, साइक्लिक प्रीफिक्स जब ऐड करते हैं तो वो भी वेव फॉर्म खाती है, जाहिर है। गार्ड बैंड जो दोनों दो सिंबल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी खाली छोड़ते हैं उसे गार्ड बैंड कहते हैं, तो कुछ बैंडविड्थ वो भी ले जाता है, ठीक है। कोड रेट कहते हैं कि गिवन बिट्स में से कितने बिट्स आपकी रेलेवेंट थी या नॉन रिडंडेंट थी, ठीक है। ये ऊपर वाला नंबर 1 जो था वो डाउनलिंक के लिए था, नंबर 2 अपलिंक के लिए है। 14% है वही पुराने वाला, 0.6% है रैंडम एक्सेस ओवरहेड का, 7% है वेव फॉर्म ओवरहेड का, 10% है गार्ड बैंड का। सो जी, तो ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं एलटीई के। लेफ़्ट साइड पर आपको पैरामीटर नज़र आ रहे हैं, राइट साइड पर उन पैरामीटर्स की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ बैंडविड्थ के लिहाज से। आप देखेंगे ये बैंडविड्थ आपको ये नज़र आ रहा है, कॉलम 20 मेगाहर्ट्ज़, 15, 10, 5, 3, 1.4। इसका मतलब है कि इनमें से अगर कोई भी आपके पास बैंडविड्थ अवेलेबल हो तो आप एलटीई चला सकते हैं, फुल फंक्शनैलिटी में चला सकते हैं इन पैरामीटर्स के साथ, इन पैरामीटर के साथ, इन पैरामीटर के साथ, इन पैरामीटर के साथ, इन पैरामीटर के साथ और इन पैरामीटर्स के साथ, ठीक है जी। तो अच्छा, सबसे पहले आप इधर से इस टेबल पे मैं बाद में आता हूँ, पहले लेफ़्ट साइड पे देखते हैं। डाउन लिंक में जो हमारी मॉड्यूलेशन टेक्निक मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इस्तेमाल होती है वो है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस OFDM में, जबकि अपलिंक में क्या होती है, सिंगल कैरियर FDM में होती, तकरीबन यही है लेकिन सिंगल कैरियर FDM में। इन दोनों में क्या फ़र्क है वो हम जब OFDM स्टडी करेंगे उसमें देखेंगे। बस अभी इतना बता दें कि यहाँ भी डाउन अपलिंक में भी OFDM में इस्तेमाल क्यों नहीं की गई, क्यों, इस प्रॉब्लम की वजह से, PAPR की वजह से, पीक एवरेज टू पावर रेशो ये ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से हम SCFDM में इस्तेमाल करते हैं ताकि ये कम रहे, ये कम रहना फिजिबल है। वाईमैक्स में क्या था, वाईमैक्स में डाउनलिंक और अपलिंक दोनों में OFDM में था, जबकि यहाँ पे LTE में डाउनलिंक के लिए OFDM में है, अपलिंक के लिए SCFDM में है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा ये इस स्लाइड पे वापस आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ना ग्रिड दिखा देता हूँ, एक मिनट, मैं वापस आऊँगा इन स्लाइड्स पर, मैं ग्रिड दिखाता हूँ सबसे पहले। तो ये ग्रिड देखें जी, ये मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्स ब्लॉक्स हैं। जैसे ये LTE का एक रिसोर्स ब्लॉक है, देखें इसका नंबर लगा हुआ है, रिसोर्स ब्लॉक 14, रिसोर्स ब्लॉक 13, 12। अब ये वाला एक्सिस फ्रीक्वेंसी का है और ये वाला एक्सिस टाइम का है, टाइम और फ्रीक्वेंसी ग्रिड है ये। तो ये देखें एक रिसोर्स ब्लॉक के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हमारे पास इसे कहना चाहिए कि टाइम उसमें है, टाइम एक्सिस पर है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ब्लॉक्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसी साइड पर हैं, ठीक है। तो इस पूरी जो 14 ब्लॉक्स हैं, इन पूरी 14 ब्लॉक्स को कहते हैं एक सब फ्रेम, 1 सब फ्रेम, यानी कि टोटल 14 ब्लॉक्स को कहते हैं 1 सब फ्रेम। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है सब फ्रेम नंबर 5, सब फ्रेम नंबर आगे जो जाते रहेंगे वो सब फ्रेम 0, सब फ्रेम 5 एंड सो ऑन। तो जो इसका जो आधा है ना, यानी कि ये सब ये इसके 14 इसके हैं सब फ्रेम में, एक सब फ्रेम जो है वो 10 मिलीसेकंड का होता है। एक सब फ्रेम जो है वो भी हम देखते हैं, एक सब फ्रेम 1 मिलीसेकंड 10 मिलीसेकंड का होता है, अभी देखते हैं। बस अभी फ़िलहाल ये देखते हैं कि ये 14 इस जगह पर है टाइम स्लॉट में, ये इसको सिंबल्स कहते हैं, 14 सिंबल्स,
और 12 ब्लॉक्स जो है वो फ्रीक्वेंसी में, 12 ब्लॉक्स फ्रीक्वेंसी में, 14 ब्लॉक्स टाइम एक्सिस पर। तो वापस अभी उसी स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें हमारे पास और सब फ्रेम जो था, यानी कि जो 14 ब्लॉक्स थे वो 1 मिली सेकेंड है, सब फ्रेम 1 मिली सेकेंड का होता है। तो टोटल सिंबल्स कितने हैं सब फ्रेम में? 14, यानी कि एक जो ब्लॉक, एक वो 14 ब्लॉक्स थे, उसमें एक जो डब्बा था वो एक सिंबल था। ठीक है, वो एक सिंबल था, इसलिए टोटल सिंबल कितने हैं? 14। तो अगर आप 14 को 1 को 14 से डिवाइड करें, 1 मिली सेकेंड को 14 से डिवाइड करें, तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है? 71.42 माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब है कि वो एक जो छोटा सा ब्लॉक है उसकी ड्यूरेशन कितनी है? वो क्योंकि 14 की ड्यूरेशन कितनी है? 1 मिली सेकेंड, तो एक की ड्यूरेशन कितनी है? 71.42 माइक्रो सेकेंड्स। अब उस 71.42 माइक्रो सेकेंड्स में से 66.67 माइक्रो सेकेंड एक्चुअल डेटा है, और 4.67 गार्ड बैंड है, गार्ड ओवरहेड है, यानी कि इसमें ये दोनों साइडों पर गार्ड होता है, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि इस टोटल का 71.42 माइक्रो सेकेंड्स का 7.14 ओवरहेड में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अगर ये देखें 20 मेगाहर्ट्ज़ है, तो हमारे पास कितने रिसोर्स ब्लॉक्स हैं? 180 रिसोर्स ब्लॉक्स हैं। रिसोर्स ब्लॉक अभी हमने देखा ना, जिसके अंदर 12 छोटे छोटे डब्बे थे फ्रीक्वेंसी एक्सिस में, तो वो एक रिसोर्स ब्लॉक के अंदर 12 होते हैं। तो टोटल रिसोर्स ब्लॉक्स कितने हैं? 180। तो 180 यानी कि टोटल रिसोर्स ब्लॉक की 180 किलोहर्ट्ज़ बैंडविड्थ है। तो 180 को अगर आप 100 रिसोर्स ब्लॉक्स हैं, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 1800 यानी कि 18 मेगाहर्ट्ज़ बनती है। यानी कि 180 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 180 किलोहर्ट्ज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे आप 100 के साथ, तो बनती है 18 मेगाहर्ट्ज़। तो इसका मतलब है कि 18 मेगाहर्ट्ज़ यूज़फुल है, और 2 मेगाहर्ट्ज़ किस में जा रही है? वो गार्ड बैंड्स में जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी बैंडविड्थ एफिशिएंसी कितनी हुई? 90%। यानी कि 18 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज कितनी निकलेगी? 90% निकलेगी। ठीक है जी, तो अब हमारे पास रिसोर्स ब्लॉक बैंडविड्थ है 180 किलोहर्ट्ज़। ये एक रिसोर्स ब्लॉक की बैंडविड्थ थी, और एक रिसोर्स ब्लॉक में कितने डब्बे होते हैं? 12 डब्बे होते हैं, और एक डब्बे को एक सब कैरियर कहते हैं। 12 डब्बे और एक डब्बे को एक सब कैरियर कहते हैं। इसका मतलब है कि इस एक रिसोर्स ब्लॉक के अंदर 12 जो है वो सब कैरियर्स हैं। तो अगर 180 किलोहर्ट्ज़ पूरे रिसोर्स ब्लॉक की बैंडविड्थ है और 20 उसके अंदर सब कैरियर, तो एक सब कैरियर की कितनी बैंडविड्थ हुई? वो 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 15 किलोहर्ट्ज़ एक कैरियर की, एक सब कैरियर की बैंडविड्थ हुई। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास चीज़ें थी। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये डाउनलिंक फ्रेम का फॉर्मेट है। डाउनलिंक फ्रेम कौन सा है? कि जो ई नोड बी से आना है किस तरफ? मोबाइल की तरफ या यूज़र इक्विपमेंट की तरफ। ये अपलिंक फ्रेम है जो कहाँ से जाना है? जो यूज़र इक्विपमेंट से जाना है, कहाँ? ई नोड बी की तरफ। ये एक सब फ्रेम है, वही जो हमने कहा था ना, 14 डब्बे, 14 सिंबल्स, एक सब फ्रेम 1 मिली सेकेंड का। और अगर इसको हम 1 मिली सेकेंड को हाफ में ब्रेक कर दें, 0.5 मिली सेकेंड, 0.5 मिली सेकेंड, यानी कि 7 सिंबल्स और 7 सिंबल्स, तो इस एक डब्बे को कहेंगे 1 स्लॉट। एक स्लॉट का मतलब है कि 0.5 मिली सेकेंड या 7 सिंबल्स, 0.5 मिली सेकेंड या
7 सिम्बल्स, एक स्लॉट। ठीक है जी। तो 1 मिली सेकेंड का एक सब फ्रेम है, तो अगर 10 सब फ्रेम मिल जाएंगे तो एक फ्रेम बन जाएगा। 1 मिली सेकेंड का एक सब फ्रेम है, अगर 10 फ्रेम्स मिल जाएंगे तो एक दो 10 सब फ्रेम्स मिल जाएंगे तो एक फ्रेम बन जाएगा। तो अगर एक सब फ्रेम का ड्यूरेशन 1 मिली सेकेंड है तो 10 सब फ्रेम्स का ड्यूरेशन 10 मिली सेकेंड हो जाएगा। आप डब्बे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो ग्रीन आपको डार्क ग्रीन नज़र आ रही है, ये फिज़िकल डाउनलिंक कंट्रोल चैनल है, यानी कि इसमें कंट्रोल इन्फॉर्मेशन आती है इसके लिए कंट्रोल इन्फॉर्मेशन आती है अपलिंक के लिए, यूज़र के लिए कंट्रोल इन्फॉर्मेशन आती है। ये नॉर्मल डेटा ट्रांसमिशन है, लाइट ब्लू कलर जो डेटा है ई नोड बी की तरफ से यूज़र की तरफ आ रहा है, वो ये ब्लू डेटा है। ये किस में आता है, PDSCH में, यानी कि फिज़िकल डाउनलिंक शेयर्ड चैनल में। इस तरह से जो यूज़र की तरफ से डेटा ई नोड बी की तरफ जाता है वो PUSCH में, यानी कि फिज़िकल अपलिंक शेयर्ड चैनल। ठीक है, फिज़िकल अपलिंक शेयर्ड चैनल। ये येलो लाइन आपको येलो ब्लॉक नज़र आ रहा है, यह है रिजर्व फॉर PSCH, SSCH एंड PBCH। ये क्या है, फिज़िकल प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल, सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल और फिज़िकल ब्रॉडकास्ट चैनल। ठीक है। तो ये अभी क्या होते हैं, ये भी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। जिस तरह से अपलिंक फ्रेम के 10 डाउनलिंक फ्रेम में 10 सब फ्रेम मिलकर एक फ्रेम बनाते हैं, इस तरह अपलिंक में भी 10 सब फ्रेम्स मिलकर एक फ्रेम बनाते हैं। 10 मिली सेकेंड का रेडियो फ्रेम है। और ये आपको डार्क ग्रीन नज़र आ रहा है, ये क्या है, PUCC। ये इस तरह से, जिस तरह आपका ये फिज़िकल डाउनलिंक कंट्रोल चला था ना, PDCC/CCH, इस तरह ये अपलिंक का है PUCCH। तो ये आपको थ्रू आउट द फ्रेम नज़र आएगा, यहाँ हर सब फ्रेम के शुरू में था, यहाँ थ्रू आउट नज़र आ रहा है आपको PUCCH। और जो लाइट ग्रीन नज़र आ रहा है ये है डीमॉड्यूलेशन रेफरेंस सिंबल, ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। ये पिंक वाला रैक एसोसिएशन रैंडम एक्सेस के लिए है। रैंडम एक्सेस क्या है ये हम अभी आगे जाके देखेंगे। टाइम फ्रीक्वेंसी ग्रिड, यानी कि इस तरफ टाइम, यानी कि ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक वाले में सब फ्रेम में, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक 12 सब कैरियर्स एक रिसोर्स ब्लॉक। तो ये रेफरेंस सिंबल्स हैं, ये डार्क ग्रे रेफरेंस सिंबल्स हैं। रेफरेंस सिंबल्स क्यों इस्तेमाल होते हैं, ये रेफरेंस सिंबल इस्तेमाल होते हैं चैनल की एस्टिमेशन के लिए, यानी कि रेफरेंस सिंबल ट्रांसमिट कौन करता है, ये ई नोड बी करता है। किसकी तरफ करता है, ई नोड बी का मतलब है बेस स्टेशन। ई नोड बी ट्रांसमिट करता है किसकी तरफ करता है, यूज़र की तरफ। और फिर यूज़र को जब ये रेफरेंस सिंबल्स मिलते हैं तो उससे वो चैनल एस्टिमेशन चैनल का अंदाज़ा लगाता है जी। तो ये रिसोर्स ग्रिड थी, अभी थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं कि ये 14 सिंबल्स हैं पूरे, ये एक सब फ्रेम है। 14 सिंबल्स का मिलके एक सब फ्रेम बनता है जिसका ड्यूरेशन 1 मिली सेकेंड है। ये 12 सब कैरियर्स हैं और एक सब कैरियर जो है वो 15 किलोहर्ट्ज़ का होता है। ये 12 सब कैरियर्स, एक सब कैरियर 15 किलोहर्ट्ज़ का होता है। और इसका आधा जो है वो एक स्लॉट होती है, सब फ्रेम का आधा एक स्लॉट होती है। रेफरेंस सिग्नल ये ज़ाहिर है सिंक्रोनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल चैनल जिसमें इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, PC FICH PH SICH और PDCCH। डाउनलिंक कंट्रोल चैनल और हार्क इंडिकेशन चैनल, और ये PC FICH भी है। हम आगे जाके जब चैनल्स देखेंगे तो उस दिन को स्टडी करेंगे। शेयर डेटा चैनल जिसमें एक्चुअल डेटा ट्रांसमिट होना है वो ग्रीन है, ज़्यादा देते ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा है डेटा ज़्यादा ट्रांसमिट होता है।
ब्रॉडकास्ट चैनल जिसमें सिस्टम अपनी चीज़ें ब्रॉडकास्ट करनी है टुवर्ड्स यूज़र्स। PSCH प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल, ये देखें हर फ्रेम सब फ्रेम में आमतौर पर मौजूद होंगे प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल। इस तरह से सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल दोनों मौजूद हैं। नो सिग्नल ट्रांसमिटेड इन दिस RE। और जो है वो अच्छा, जो एक डब्बा है ना छोटा सा, ये छोटा सा डब्बा, यानी कि एक सब कैरियर और एक सिंबल, इसको कहते हैं रिसोर्स एलिमेंट, RE रिसोर्स एलिमेंट। ये बिल्कुल छोटा सा डब्बा है ना, सबसे छोटा डब्बा, यानी कि जिसका टाइम जो है वो यानी कि एक सिंबल है, एक सिंबल का टाइम ड्यूरेशन कितना था 71.4 माइक्रो सेकेंड और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 15 किलोहर्ट्ज़। तो ये छोटा सा डब्बा है, इसको एक रिसोर्स एलिमेंट कहते हैं RE। ठीक है, जी। सेल सिंक्रोनाइजेशन, जो भी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि ये जो सिंक्रोनाइजेशन चैनल्स हैं, प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन और सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन, इनका मकसद क्या है। तो ज़ाहिर है द फर्स्ट स्टेप व्हेन UE वांट्स टू कैंप ऑन, जब नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहता है, UE रिक्वायर्स फिज़िकल सेल आइडेंटिटी, उसकी और जो है वो टाइम स्लॉट और सिंक्रोनाइजेशन टू रीड सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक ऑफ पर्टिकुलर नेटवर्क। यानी कि हर सेल की एक फिज़िकल सेल आइडेंटिटी होती है जो कि वो ब्रॉडकास्ट करता है, जिस यूज़र इक्विपमेंट उसको पता होना चाहिए जब वो कनेक्ट हो रहा हो। UE finds primary synchronization channel PSCH, which is located in last OFDM symbol of first time slot. Last OFDM symbol of first time slot कितनी है, आधे 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, आखिरी वाला जो टाइम स्लॉट है उसके अंदर ये प्राइमरी वाला जो है वो आएगा। which is located in last OFDM symbol of the first time slot. This enables UE to be synchronized on subframe level. और फिर PSS is repeated in subframe 5, which means UE is synchronized on 5 millisecond basis since each subframe is 1 millisecond. यानी कि PSS कब रिपीट होता है, हर 5 मिलीसेकेंड के बाद, हर 5 सब फ्रेम्स के बाद ये रिपीट होता है, और होता कहाँ पे है, लास्ट OFDM सिंबल ऑफ फर्स्ट टाइम स्लॉट। ठीक है जी। PSS से यूज़र इक्विपमेंट को क्या मिलता है, यूज़र इक्विपमेंट को फिजिकल लेयर आइडेंटिटी मिलती है, PCI नहीं मिलता अभी, क्या मिलता है, फिजिकल लेयर आइडेंटिटी, जिसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं 0 से लेकर 2 तक, 0 1 और 2, इन तीनों में से जो है फिजिकल लेयर आइडेंटिटी किसको मिलती है, UE को मिलती है PSS प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल से। फिर उसके बाद UE को क्या देखना होता है, UE को सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल भी देखना होता है, तो वो भी उसी सब फ्रेम में होता है, बट इन द सिंबल बिफोर PSS। ठीक है, उसी में होता है, बट जस्ट बिफोर PSS। ठीक है, 7वें में आखिरी सिंबल में ये प्राइमरी, उससे जस्ट पहले सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल होता है, तो वो फाइंड कर लेता है। और फ्रॉम SSS UE इज एबल टू ऑब्टेन फिजिकल लेयर सेल आइडेंटिटी ग्रुप। प्राइमरी से क्या मिला, फिजिकल लेयर आइडेंटिटी, और सेकेंडरी से क्या मिला, फिजिकल लेयर सेल आइडेंटिटी ग्रुप नंबर। अब ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर है फ्रॉम 0 to 167, इनमें से कोई एक वैल्यू होगी जो UE को मिलेगी। फिर इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि फ़िज़िकल लेयर आइडेंटिटी को और फिज़िकल आइडेंटिटी ग्रुप नंबर, इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, PCI। इसका फार्मूला ये है 3 मल्टीप्लाई बाय फिज़िकल आइडेंटिटी ग्रुप नंबर प्लस फिज़िकल आइडेंटिटी, इन इसको जमा करके हमारे पास क्या बनेगा, PCI। यानी कि प्राइमरी चैनल को प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल और सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल को रीड करके यूज़र इक्विपमेंट को क्या मिलेगा, फिज़िकल सेल आइडेंटिटी, जिसके थ्रू उसने उस सेल के साथ कनेक्ट होना है।
आफ्टर ऑपरेटिंग PCI UE इज़ एबल टू लोकेट पोजीशन ऑफ रेफरेंस सिंबल, यानी कि जब PCI मिल जाएगा तो वो रेफरेंस सिंबल जो है वो रेफरेंस सिंबल्स जो है वो डिकोड करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उसका उसका व्यू उसका है, फ्लो चार्ट है। कि सबसे पहले क्या है जी, सेकेंडरी प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल को डिटेक्ट करना है उसने, वहाँ से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। अगर तो उसने पास कर लिया तो वो सेकेंडरी चैनल को डिटेक्ट करेगा और वहाँ से ग्रुप नंबर लेगा। अगर वो भी पास हो गया तो उसे फिजिकल आइडेंटिटी मिल जाएगी और रेफरेंस सिग्नल्स को वो मेजर कर लेगा। अगर उसे प्राइमरी चैनल नहीं मिलता तो वो दोबारा करेगा, अगर सेकेंडरी चैनल नहीं मिलता तब भी वो दोबारा करेगा। ठीक है। अच्छा, जो PCA जो सिंक्रोनाइजेशन है वो ज़्यादा ऑफ टू बेस सीक्वेंसेस हैं। जितने भी सीक्वेंसेस हैं यहाँ पे, इवन रैंडम एक्सेस की प्रीएम्बल्स जो है वो भी ज़्यादा ऑफ टू सीक्वेंसेस पर बेस करती हैं। ज़्यादा ऑफ टू सीक्वेंसेस ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिनकी आपस में को रिलेशन नहीं होती, यानी कि एक एक जो सीक्वेंस है वो दूसरे सीक्वेंस से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है जिसको इस्तेमाल किया है, काफ़ी LTE में किया जाता है। जी, प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल, सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल और ब्रॉडकास्ट चैनल आर लोकेटेड इन फर्स्ट 6 रिसोर्स ब्लॉक्स सेंटर्ड अराउंड DC। तो यानी कि जो पहले 6 रिसोर्स ब्लॉक्स में होते हैं और जो प्राइमरी और सेकेंडरी हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, वो 0 और 5 सब फ्रेम में आते हैं। ठीक है, ये देखें 0 पे ये आए दोनों और फिर ये 5 पे आए ये दोनों। ठीक है जी, ये 1.25 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ पे होगा, तो फिर कैसे होंगे 2.5 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ पे होगा तो उसे DC के अराउंड, और फिर 5 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज और 20 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन चैनल दरमियान में दरमियान में दरमियान में दरमियान में दरमियान। जी, रैंडम एक्सेस चैनल क्या होता है? रैंडम एक्सेस चैनल जब हम जब जो भी यूज़र इक्विपमेंट नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहता है तो सबसे पहला जो उसे स्टेप करने पड़ेंगे वो रैंडम एक्सेस चैनल है। रैंडम एक्सेस चैनल इज़ यूज इन 2G 3G टू रजिस्टर टर्मिनल टू नेटवर्क आफ्टर पावर ऑन। जैसे यूज़र इक्विपमेंट ने पावर ऑन किया तो रजिस्टर कराता है उस नेटवर्क पे। परफॉर्म लोकेशन अपडेट और इनिशिएट हैंडओवर के लिए इस्तेमाल होता है। इनिशिएट अ सर्विस, कोई भी सर्विस इनिशिएट करने के लिए रैंडम एक्सेस चैनल इस्तेमाल होता है। जबकि LTE में क्या है, LTE में इनिशियल एक्सेस यानी कि नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए इनिशियल एक्सेस रैंडम एक्सेस चैनल के थ्रू होती है। अपलिंक टाइम सिंक्रोनाइजेशन यानी कि जो डेटा जब यूज़र भेजता है ये E-Node B को, तो जो टाइम सिंक्रोनाइजेशन है वो इस चैनल के थ्रू होती है। हैंड ओवर एक्सेस इस चैनल के थ्रू होती है। ठीक है, रैंडम एक्सेस चैनल प्रीएम्बल्स, ये प्रीएम्बल्स क्या है ये अभी हम ऐसे आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रीएम्बल्स होती हैं कि जो E-Node B ब्रॉडकास्ट करता है टुवर्ड्स यूज़र इक्विपमेंट्स, फिर यूज़र इक्विपमेंट्स उनमें से कोई एक प्रीएम्बल सेलेक्ट करके रैंडम एक्सेस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो रैंडम एक्सेस प्रीएम्बल्स है वो भी ज़्यादा ऑफ टू सीक्वेंसेस से बनी हुई है जिनकी कोरिलेशन आपस में नहीं है, एक सीक्वेंस दूसरे से मुख्तलिफ है। ये इसका फ़ायदा ये है कि फिर आपस में इनकी इंटरफेरेंस नहीं होती। ये टाइमिंग ऑफसेट का मतलब ये है कि जब जो E-Node B जब डेटा सेंड करता है टुवर्ड्स UE, तो ये ख्याल रखा जाता है कि ये उसका थोड़ी देर बाद ये चीज़ वहाँ पहुँचेगी। इस तरह से जब अपलिंक डेटा सेंड किया जाता है तो ये ख्याल रखा जाता है कि थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँचेगी। ये टाइमिंग ऑफसेट का ख्याल रखा जाता है। जी, LTE डाउनलिंक प्रोसीजर में ये हमारे पास डाउनलिंक फ्रेम है, E-Node B है और ये यूज़र है। तो क्या होगा, PDCCHD कोडिंग
अगर तो यानी कि PDCCH में डिकोड करेगा, अगर तो वहाँ पे असाइनमेंट है तो PDCCH यानी कि डाउनलिंक शेयर चैनल पे डेटा आया है ई नोट बी से टुवर्ड्स यूई, तो इसको वो डिकोड करेगा। और फिर अगर डिकोड सक्सेसफुली हो गया है तो टाइम लगेगा, अगर सक्सेसफुली डिकोड हो गया है तो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि हो गया है, मिल गया है। अगर नहीं मिला तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा। ठीक है, इसको बताया हुआ है कि PDCCH डिकोडिंग, इफ़ देर इज़ अ ग्रांट, ये अपलिंक अगर सेंड करना है तो पहले इसको डिकोड करेगा। अगर ग्रांट है, इसको मिल गई है, इस यूज़र को ग्रांट मिल गई है कि अपना अपलिंक डेटा सेंड करे, तो ये डेटा सेंड कर देगा। जिस तरह से डाउनलिंक डेटा सेंड होता है PDSCH के थ्रू, फिज़िकल डाउनलिंक शेयर चैनल के थ्रू, इसी तरह से अपलिंक डेटा सेंड होता है फिज़िकल अपलिंक शेयर चैनल के थ्रू, PUSCH के थ्रू। ये PUSCH के थ्रू डेटा सेंड हो जाएगा और फिर कुछ देर बाद ये दोबारा ये PHICH हाइब्रिड इंडिकेशन चैनल को डिकोड करेगा और देखेगा कि एक या नैक यहाँ से ई नोट बी से आ गया है कि नहीं आया। अगर आ गया है तो वेरिएंट गुड, नहीं आया तो फिर रीट्रांसमिशन की स्ट्रेटजी या फॉरवर्ड एरर करेक्शन लगेगा। डाउनलिंक प्रोसेसिंग ये थोड़ी सी इसकी है हमारे पास। स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोडेड बिट्स इन ईच कोड वर्ड्स टू बी ट्रांसमिटेड, कोडेड बिट के सबसे पहले स्क्रैम्बलिंग की जाती है ट्रांसमिट करने के लिए, और फिर उसको मॉड्यूलेशन के ज़रिए कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिंबल्स बनाया जाता है। मॉड्यूलेशन ऑफ स्क्रैम्बल बिट्स टू जनरेट कॉम्प्लेक्स वैल्यू मॉड्यूलेशन सिंबल्स। फिर लेयर मैपिंग की जाती है। लेयर मैपिंग किस लिए इस्तेमाल होती है? ये माइमो के लिए इस्तेमाल होती है कि जब माइमो यूज़ कर रहे हैं तो मुख्तलिफ लेयर्स बनती हैं, तो किस लेयर के ऊपर हमारा सिंबल जाना है, वो लेयर मैपिंग होती है। लेयर मैपिंग ऑफ CVMs onto one of the several transmission layers। प्री कोडिंग एक्चुअली होती है चैनल के इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए। पहले जो चैनल में बाद में चीज़ होनी है वो हम पहले से प्री कोड करके सेंड कर देते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ CM ऑन ईच लेयर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एंटेना पोर्ट्स, रिकॉर्डिंग कर देते हैं। फिर रिसोर्स एलिमेंट मैपिंग ऑफ CVMs फॉर ईच एंटेना पोर्ट टू रिसोर्स एलिमेंट्स। ठीक है जी, कि ये जो कॉम्प्लेक्स सिंबल, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड मॉड्यूलेशन है किस रिसोर्स एलिमेंट पे मैप होनी है, और फिर हर जो जनरेटेड इसके क्रॉस हम OFDM सिग्नल जनरेट करते हैं। OFDM सिग्नल जनरेट करके इसको सेंड कर देते हैं एंटेना पोर्ट्स के ऊपर। इस तरह अपलिंक है। ठीक है, एक यूज़र के लिए स्क्रैम्बलिंग है, उस तरह से मॉड्यूलेशन मैपर है कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिंबल्स बनाने के लिए। फिर ट्रांसफॉर्म प्री कोडर है, और फिर रिसोर्स एलिमेंट के रिसोर्स एलिमेंट में मैप होना है, और फिर सिंगल कैरियर FDM में सिग्नल जनरेट करके हम ई नोट बी की तरफ भेज देंगे। ठीक है, ये फ़र्क देखें कि लास्ट में डाउनलिंक में हमारे पास क्या था, OFDM सिग्नल जनरेशन, जबकि अपलिंक में लास्ट क्या है, सिंगल कैरियर FDM में जनरेशन। सिंगल कैरियर हमें पहले बता चुके हैं, इस वजह से होता है कि पीक एवरेज टू पावर रेशो रिड्यूस हो सके। डाउनलिंक में OFDM वाइडली नोन एंड यूज इन WiMAX, WLAN, DVB में इस्तेमाल होती है। OFDM पहले से बेनिफिट्स क्या है जी, रोबस्टनेस अगेंस्ट मल्टीपाथ फेडिंग, मल्टीपाथ फेडिंग के लिए रोबस्ट है। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल स्पेक्ट्रम के लिए ऑप्टिमली इस्तेमाल होती है। एफिशिएंट रिसीवर आर्किटेक्चर एफिशिएंट होता है, क्योंकि आमतौर पर इसकी जो OFDM है इनकी सारी फ्रीक्वेंसीज ऑर्थोगोनल होती है। ऑर्थोगोनल होने की वजह से इंटरफेरेंस प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत अच्छी हैं। अपलिंक में क्या इस्तेमाल होता है, सिंगल कैरियर FDM में बेनिफिट्स क्या हैं, तकरीबन वही हैं जो OFDM के हैं। टेक्निकली सिमिलर टू OFDM में, बेटर सूटेड फॉर अपलिंक ड्यू टू फेवरेबल सिग्नल करेक्टरिस्टिक्स।
इन्हांस्ड सेल कवरेज, अपलिंग इंट्रा सेल ऑर्थोगोनैलिटी, ज़ाहिर है वो एफ डी एम ए है तो वो ऑर्थोगोनैलिटी मेंटेन होगी। लो कॉस्ट टर्मिनल्स, लो कॉस्ट टर्मिनल्स क्यों? क्योंकि पीक एवरेज टू पावर रेशियो इसकी कम है, तो पीक एवरेज टू पावर रेशियो कम होने की वजह से जो पावर एम्पलीफायर है वो कम पावर के बनाने पड़ते हैं, इसलिए कॉस्ट एफिशिएंट है हमारा अपलिंक। जी, तो ये आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद एल से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे, होपफुली वो FDM। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।